मतलब अंडर दिस टॉपिक जेनेटिक एंड जीनोमिक अप्रोचेस इन एनिमल एंडोक्राइनोलॉजी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जेनेटिक माने जीन का और जीनोम्स का मतलब एनिमल एंडोक्राइनोलॉजी में क्या अप्रोच है। हालांकि सुनने में और देखने में काफी एक जैसा लगता है ना, जेनेटिक एंड जीनोमिक, लेकिन दोनों बिल्कुल दो चीजें हैं ना, बिल्कुल अलग है ये। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इसमें एग्जांपल एक पिक्चर हमने सेट किया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कि चैलेंजेस क्या हैं, फिर इसके जेनेटिक सॉल्यूशंस क्या हैं और डिजायर्ड आउटकम क्या है। दूसरे फिगर में जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड पे क्या इसका इम्पैक्ट आता है, ये मतलब ओवरऑल दिखाया है और ये सेलुलर लेवल पे दिखाया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो चैलेंजेस क्या है हमारे पास। सबसे पहले जैसे इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ, मतलब जो जैसे इंपोर्ट लिमिट से एक स्लो सिलेक्शन है, तो हमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, क्या वर्क है हमारा, उसके हिसाब से क्या हमारे पास सारी चीजें हैं अवेलेबल। अगर नहीं है तो फिर उनका सोल्यूशन करेंगे। तो स्पेसिफिकली जो टॉपिक है हमारा, उसके हिसाब से आइदर हम उसके जीन्स में जाके मतलब स्पेसिफिक किसी काम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक जीन को अगर हम हिट करते हैं तो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल वर्क आउटपुट देगा। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल को कंप्लीट हमें इसमें एकदम से चेंज चाहिए, तो उसके लिए हमें उसके एक जीन पे नहीं बल्कि मल्टीपल जीन्स पे हमें एक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एनिमल के एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे या हो सकता है कि होल एनिमल पे उसकी इफेक्ट है। तो डिफरेंस यहाँ ये है जेनेटिक और जीनोम में। जेनेटिक मतलब स्पेसिफिक किसी न्यूक्लियोटाइड्स पर, जीनोम मतलब एज ए होल उस ऑर्गन या फिर एनिमल। तो जैसे देख सकते हो जो इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ थी इसमें, जैसे इंपोर्ट लिमिट्स है, मतलब जरूरी नहीं कि हम एक जगह से दूसरे चीजों को ले आए और वो उसकी अडेप्टेबिलिटी हो जाए और काम कर सके। दूसरी है स्लो सिलेक्शन, मतलब इसमें चूंकि काफी टाइम भी लगती है, ठीक है। अगर किसी चीज को नहीं करना है तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरा है मास ब्रीडिंग डिफिकल्टीज, मतलब अगर हमें रिप्रोड्यूस करनी है किसी अच्छे टाइप की चीज को तो उसकी प्रोड्यूसिबिलिटी जो है या रिप्रोड्यूसिबिलिटी है उसमें समय लगेगा, ठीक है। फील्ड कंडीशन में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं आता है, क्योंकि जीन के साथ साथ मतलब स्पेसिफिक उस एनिमल या सोसाइटी ऑफ एनिमल के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट आता है। तो इन सारे चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब इनसफिशिएंट स्ट्रेंस की बात करें तो हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी भी स्पेसिफिक इंसेक्ट की बात करें, एनिमल की बात करें, अगर उसके स्पेसिफिक जीन्स को आइडेंटिफाई कर ले, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को आइडेंटिफाई कर ले और उसको अगर हम मतलब कलेक्ट करते हैं और उससे अगर हम कुछ काम करें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब किसी एक काम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक एक काम के लिए उसकी यूटिलिटी ले। दूसरा देख सकते हो आईडी ऑफ गुड बायो कंट्रोल एजेंट्स, मतलब अगर कोई एक जो बहुत बढ़िया डोमिनेंट, जिसकी वर्क कैपेबिलिटी एबिलिटी उस स्पेसिफिक काम के लिए ज्यादा अच्छा है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लें और उसी के जेनेटिक आर्किटेक्चर करें, मतलब उसी के जीन्स में हम थोड़े बहुत फेर बदल कर लें, ठीक है, तो उससे उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमें जो काम करनी पड़ेगी उसको हम लोग कहेंगे जेनेटिक या फिर जीनोमिक, जैसा काम है उसके हिसाब से। अब जैसे मास ब्रीडिंग की काम करें तो आइडिया ऑफ गुड मास ब्रीडर्स, मतलब कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा दें। तो वो क्या है, हम सबसे अच्छा उसका मतलब उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसमें कुछ प्रोबायोटिक्स देते हैं जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो ज्यादा नंबर में रिप्रोडक्शन हम ले सकते हैं। सेम लाइक अगर गुड फील्ड परफॉर्मर्स की बात करें फील्ड कंडीशन में, तो हम लोग मार्कर असिस्टेड फील्ड मॉनिटरिंग करते हैं कि किस टाइम पे कौन सा जो स्पेसिफिक है स्पीसीज है वो काम करता है, तो उसको हम लेके चलते हैं। अब इन दोनों कंडीशन में डिजायर्ड आउटकम हमारी क्या आएगी, क्योंकि हमने इसकी जो एनिमल थी माने स्पीसीज जो भी है इंडिविजुअल, उसकी हमने जीन की कैरेक्टराइजेशन करके आइडेंटिफाई करके कैरेक्टराइज किया और उसको थोड़ा इफेक्टिव कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जो इंडिविजुअल है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो उसकी स्ट्रेन को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब उसके अच्छे क्वालिटी को अपग्रेड कर दें। दूसरे मास ब्रीडिंग में फिर अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं प्रोबायोटिक से तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर इसी हिसाब से अगर हम मार्कर असिस्ट करते हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग करके फील्ड में कि किस टाइप का, जैसे बैड फील्ड परफॉर्मेंस आ रही थी, उसकी आईडी आइडेंटिफाई करके उसको मार्कर असिस्ट किया कि हाँ ये मार्कर जीन्स के या फिर मटेरियल्स के कि इनको अगर हम एक्ट करें और इस पे काम करें तो ये अच्छा काम करेगा, तो फिर जब उसको फील्ड परफॉर्मेंस पे लाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी आएगी। अब चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड पर है, तो एक एग्जांपल उसके ले लिया है कि मान लो ये टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं, तो अगर वी हैव आइडेंटिफाइड 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, एंड नेम्ड हैज ए बी सी एंड डी। तो अब इसमें देखते हैं कि एफिशिएंसी किसकी अच्छी होगी। तो इसके लिए ये देखा जाता है कि किस टिश्यू पे रिसेप्टर जो है वो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ानी होगी। बस इन सारी चीजों को लेके, जैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया, मतलब किसी पर्पस के लिए हमने उसकी ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, उस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को या फिर जीन्स को, जीनोम्स को, और उसको अपग्रेड किया। तो उस टाइप की इंटरसेलुलर सिग्नलिंग और ट्रांसक्रिप्शन पैदा करना है, ठीक है। जैसे इसमें देख सकते हो कि एक रिसेप्टर से एक आ रहा है। अब टिश्यू बी जो है, ये इफेक्ट बी इसकी क्या दिखा रही है कि ये 3 टाइप के रिसेप्टर्स हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन टिश्यू सी क्या है, एक ही रिसेप्टर है, लेकिन इसकी देख रही हो वर्किंग फंक्शनिंग ज्यादा अच्छी है इन दोनों से। और ये इसको हमने जस्ट स्टैंडर्ड मान के चला था, नॉर्मल। तो अब ये जो इफेक्ट्स जो ए बी और सी की आ रही है, इसकी फीडबैक जाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड पे, बिल्कुल डायरेक्टली जाएगी सेलुलर लेवल से। और इसी की एक फीडबैक जाएगी एक्सटर्नल या फिर इंटरनल स्टिमुलाई, जिस टाइप के हम चीज को यूज कर रहे हैं, मतलब जिसके थ्रू ये चेंजेस ला रहे हैं। तो ये डायरेक्ट उस पर जाएगी, वो भी एंडोक्राइन को सपोर्ट करेगी, और ये टिश्यूज या सेल्स जो है ये भी डायरेक्ट एंडोक्राइन ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फिर वही हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन होकर ये बाइंडिंग प्रोटीन्स हो रहे, ये मिलकर मतलब लोकली जो है एंजाइम्स जो सपोर्ट करते हैं उनको कन्वर्ट करने में और एक्ट करने में, वो उससे काम। तो ये एक सीक्वेंस दिखा रही है, मतलब कि सीरीज है ये, जब भी काम होगी तो ऐसे ही काम होगा, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें स्पेसिफिक उस सेल्स पे या टिश्यूज पे उसको आइडेंटिफाई करके उसके जो बाइंडिंग प्रोटीन है उनको या तो ठीक करना पड़ेगा, या फिर जो एंजाइम्स हैं उनको हमें थोड़ी मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल जो है या रिप्रोडक्शन लेवल वो बढ़ जाएगा। अब हम सिंपल एट अ ग्लांस बात करते हैं जेनेटिक्स। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एंड लिमिटेड नंबर्स ऑफ जीन्स, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ जीन्स, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप। और उसमें भी खास चीज की है कि दैट शुड हैव अ नोन फंक्शन, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है। तो अंडर दिस कैटेगरी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ जीन्स गाइड द बॉडीज डेवलपमेंट, ठीक है, व्हाट इज द काउज ऑफ डिजीज एंड हाउ अ ड्रग विल रेस्पॉन्ड। तो इस चूंकि ये सारे का सारा कैरेक्टराइजेशन जीन्स के थ्रू होता है, तो उनके अगर हम सीक्वेंस को समझ लें तो स्पेसिफिक एक ड्रग पर या फिर बॉडी के एक कंपोनेंट पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम आइडेंटिफाई करके उसको चेक कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जीनोमिक्स क्या है, तो इट इज द स्टडी ऑफ द इंटायरली ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स जीन कॉल्ड द जीनोम, ठीक है। मैंने होल बॉडी के जीन्स को, मतलब उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उसको ही हम चेंज कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा, यूजिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड मैथ टेक्निक्स नोन एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब उसकी बायो, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेके उनको ही उस पर ही हम एक्ट करें, या फिर उस पर कुछ रिसर्च करके ऐसा एनालाइज करें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो डीएनए सीक्वेंस है वो उसकी डाटा हमें मिले, उसके जो वेरिएशंस हैं जो कि अफेक्ट करती है किसी भी एनिमल के हेल्थ, डिजीज और रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग्स पे, उसको आइडेंटिफाई कर ले, बहुत सारे डाटा हो जाएंगे, फिर उसको हम उसको मैनिपुलेट करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से हम बना सकते हैं।
इसी प्रोसीजर में देख सकते हो ये दो पिक्चर्स फिर हैं, जैसे ये एक सिंपल कैरियोटाइप्स, जस्ट ये दिखाने के लिए हमने बताया, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैरियोटाइप्स आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक अलील और जीन्स, जिसको मिला के काम करते हैं। अब ये एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कैंडिडेट वेरिएंट कहते हैं। ऑब्वियसली ये डीएनए बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ये तुम्हारे कैरियोटाइप्स, ठीक है, ये वाले कैरियोटाइप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो किसी भी स्पेसिफिक जीन्स के अगर हम कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं और उनके न्यूक्लियोटाइड्स को अगर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और उसमें जो भी अलील्स यूज हो रहे हैं उनको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करके जहां भी जो जीन्स में जिस भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, एलील के सीक्वेंस में कहीं भी अगर गड़बड़ी है, कुछ चेंजिंग है, तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट करके एक प्रोसेस ये है, इधर से फर्स्ट बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि जब एक बार एलील को इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ, इस किसी भी काम के लिए अगर इस जीन में यहाँ हम थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर दें तो वो डायरेक्ट भी काम कर जाएगा, तो एक वो चीज हो गई। तो फिर इसके आगे चलते हैं, जब आइडेंटिफाई अफेक्टेड जीन कर लिए तो उसको फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया और उसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो लो थ्रू आउट अप्रोचेस, मतलब माउस मॉडल में लेते हैं, इसे देख सकते हो दो कलर में, एक ग्रे में है, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर में। तो अब जिसमें लाना है वो फिनोटाइप को ऑब्जर्व करके उसमें वो कैरेक्टर चेंज करवा देना, ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे ये सिंपल एक एग्जांपल के लिए दिया था कि सम माउस है रेटिना जो है दैट इज इन ब्राउन कलर और इन ब्लू कलर, ठीक है। तो कैसा बनाना है हमें, शो के लिए बनाना है, यूटिलिटी के लिए बनाना है, उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ जीनेटिक्स और कंप्लीट स्टडी दैट इज नोन एज जीनोम्स। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो द एडवेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म द लैंडस्केप ऑफ लैंडस्केपिंग एंडोक्राइनोलॉजी। कहने का मतलब है कि एंडोक्राइनोलॉजी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत ज़्यादा रोल है और वो उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले के दिनों में क्या होते थे, मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी के नाम पे जैसे हम लोग साउदर्न ब्लॉटिंग करते थे, तो उसके थ्रू और पीसीआर के थ्रू, ठीक है, जिसको पॉलीमराइज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसके थ्रू हम जो जीन्स थी उसकी आइडेंटिफिकेशन करते थे और उसको सीक्वेंस करते थे। जो न्यूक्लियोटाइड्स का ईटीजीसी और यू एटीयूजीसी जो होती, उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग उसमें मैनिपुलेशन करते थे। लेकिन अब के समय में क्या होती है, ये हम लोग करते थे एज ए जेनेटिक व्यू, लेकिन अब जीनोम के हिसाब से काम होती है, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपिजेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। मतलब किसी काम के लिए अगर कौन सा काम, मतलब कौन सा जीन काम कर रहा है, उस जीन को आइडेंटिफाई करें, फिर उस जीन का दूसरे जीन के साथ क्या अफेक्ट है या इफेक्ट है उसको देख लें, और मतलब एक कंप्लीट चेन को, सीक्वेंस को समझ लें, और उस सीक्वेंस पे ही अगर हम कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो मतलब ज्यादा ही इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो पहले के समय हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट में करते थे, लेकिन अब क्या है, एज ए होल सीक्वेंस को ही हम चेंज कर ले रहे हैं। दैट इज द difference between this genetic and genomic and the working efficiency from the previous day to present day. तो अब ये क्या है, जब फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को जब हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो मतलब एक काफी सारा डाटा हमारे पास जनरेट होगा, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं कि कोई भी एनिमल किस कंडीशन में नॉर्मल हो सकता है, या फिर मतलब अगर उसमें कोई डिजीज है तो किस कारण से होता है, मतलब क्या जेनेटिक चेंजेस वहां होती है, सीक्वेंस में क्या चेंज होती है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अब देखो इसके साथ एक कंडीशन भी है, क्योंकि ये काफी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हो जाते हैं, ठीक है। जो अभी डीएनए वाले चीजें हैं तो पीसीआर और यहाँ तक तो सिंपल थी, लेकिन जब हम एपिजेनेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन और जो सीक्वेंसिंग मिलती है जीनोम की, ये काफी वास्ट हो जाती है और थोड़ी सी ट्विस्ट रहती है, क्योंकि देखो लिखा भी है, बिकॉज द चैलेंजेस फेसिंग जीनोमिक एंड मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी विल बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स। क्योंकि पहले हम क्या करता था, एक जीन के सीक्वेंस को पकड़ते थे और उसको आइडेंटिफाई करके ठीक कर देते थे। अभी क्या है कि होल सीक्वेंस को हमें देखनी पड़ रही है, तो उसमें डाटा बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा है। मतलब हर एक जीन का दूसरे जीन के साथ, तीसरे जीन के साथ कुछ ना कुछ एक्शन है। तो हर एक को आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से मैनिपुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए हमें बहुत ही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स की जरूरत है। अब एक छोटा सा एग्जांपल हमने और दिया, जीनोमिक का। देख सकते हो जैसे वायरस में है ना, दो डबल एवी और एक लेंटी वायरस है। इनको अगर मैनिपुलेट कर दिया हमने तो एडवी बना दिया। मतलब इसको चाहे तो यूजफुल भी कर सकते हैं या फिर कोरोना भी फैला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज करनी है, उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, अब वो देखना है। नॉन वायरस कंडीशन में कह रहे हैं, ऐसे लिपिड्स है, सिंपल लिपिड्स जैसे होते हैं हाइड्रोफोबिक टेप्स और पॉजिटिवली चार्ज अमाइन रिच रीजन। मतलब दो तरह की एक्शन होती है इसकी। एक तो हाइड्रोफोबिक होती है, चूंकि लिपिड्स है तो वाटर रिपेलेंट होगी, और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो अब अगर इनको, इन लिपिड्स को अगर हम किसी सेल्स में, ठीक है, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, अगर इनको हम बाइफरकेट कर दें, मतलब उसमें क्या ऐसा कर दे चेंज कि वो पानी में भी मिल जाए और लिपिड का भी एक्शन कर सके, तो इस टाइप से हम भी कर सकते हैं अगर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे इसके अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पढ़ ले, ठीक है, और डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं इनके, मतलब सिंपल फॉर्म में उसको अगर आइडेंटिफाई करके समझ लेते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड को बिल्कुल देख सकते हो अलग, और प्रोटीन को बिल्कुल अलग। ठीक है, ऐसे मिले रहते हैं लेकिन इसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। अब एक दूसरा कंडीशन दिया है, जैसे माइक्रो इंजेक्शन इन विट्रो। मतलब सेल्स जो है, इसमें जो तुम्हारे डीएनए या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उसको न्यूक्लियस के अंदर हम डायरेक्ट उसमें इनकुलेट करके या इंजेक्ट करके उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू एम्ब्रियो और जाइगोट। मतलब जो ऑलरेडी जाइगोट जो बना हुआ है या एम्ब्रियो जो बनी हुई है, उसमें भी डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हम अपनी जो जेनेटिक कोडिंग्स है, मटेरियल्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का एग्जांपल है हाई वॉल्यूम टेल वेन इंजेक्शन ऑफ डीएनए। ये देके डीएनए में ट्रांसफर कर दिया लिवर सेल्स में, और प्रोटीन उसके हिसाब से बन गई, और वो अपना काम नए तरीके से शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब उसमें चेंजिंग क्या लानी है, सीक्वेंस में आरएनए के, और उस हिसाब से हमें उसे प्रोटीन दे देनी है। ठीक है, जो उसको इलेबोरेट करता है और उसको उसके काम को परफॉर्म करेगा, इफेक्टिवली काम करेगा। अब इसी प्रोसेस को करने का एक और तरीका है जो मशीन के थ्रू हम जो करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पल्स कहीं अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स के बाहर देख सकते हो मेम्ब्रेन में, मतलब कहीं अगर न्यूक्लिक एसिड से आरएनए या डीएनए या प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनको सेल्स के अंदर हम मतलब इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो अपने अपने जगह पे बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियस में रहती है। ठीक है, तो वो जैसे पोर्स जो क्रिएट होंगे मेम्ब्रेन पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक पल्स देंगे तो पोर्स बनेंगे, उसके थ्रू ये अंदर जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही पोर्स क्लोज होगा तो क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस मटेरियल जो भी है, तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल्स और प्रोटीन्स हैं, वो अपने आप अंदर चले जाएंगे और फिर अपने हिसाब से वो ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब जिस भी काम के लिए उनको दिया है वो अपना काम इफेक्टिवली शुरू करेंगे, और वहां से प्रोडक्शन करेंगे उस सर्टेन एलील्स के लिए, क्रोमोसोम्स के लिए कैरियोटाइपिंग चेंज कर देंगे उनका, तो एलील्स चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से मैनिपुलेशन करेंगे अपने आरएनएज में, डीएनएज में, और काम को इफेक्टिवनेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो a number of novel genes have been identified in association with a variety of endocrine phenotypes over the last few years. काफी कुछ इसमें रिसर्च हो गई है और काम चल रही है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है, म्यूटेशन इन अ नंबर ऑफ जीन्स आर एसोसिएटेड। ठीक है, काफी जीन्स में म्यूटेशन, मतलब वो सारा खेल किसका है, तुम्हारे प्रोटीन का है, और जेनेटिक मटेरियल जो है, कोड है उनका। ठीक है, उसमें अगर किसी तरह के भी अडल्ट्रेशन है, हो सकती हो पॉल्यूशन से हो, माने इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, तुम्हारे फीड एडिटिव से हो, या तुम्हारे वर्किंग कैपेबिलिटी से हो, किसी भी कारण से अगर वो चेंज होती है तो क्या होगा, वो अपना जो उसका काम करने का तरीका है वो उसको ही चेंज कर देगा। मतलब वो जो एक्ट कर रहा था मान लो किसी काम के लिए, लेकिन वो ट्विस्ट हो जाएगा वहां से, क्योंकि उसमें उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाएगी।
तो अब ये क्या करता है, अगर इस टाइप का कुछ चेंज होता है तो वो डिसऑर्डर में हो जाएगा, क्योंकि काम रखे थे किसी और के लिए, वो कोई और काम करने लगे। तो जैसे एक कंडीशन दिया गया हाइपोगोनेडोट्रोपिक, हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, या कंजेनाइटल हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब पिट्यूटरी से हाइपो में कम एक्शन करने लगेगी, सेक्स डेवलपमेंट में डिसऑर्डर आएगी, या कंजेनाइटल हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब इंसुलिन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, तो एक्शन अपना चेंज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे जीन्स को अभी और भी आइडेंटिफाई करनी होगी, मतलब अगर म्यूटेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर हो रही है तो वो किस रिफॉर्म में रिफॉर्म हो रही है, इस चीज को हमें समझना। नेक्स्ट है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ genomic micro deletions or micro duplications or due to single point mutation that lead to a functional change in the relevant protein, ठीक है, मतलब किसी तरह का अगर एक मोनोजेनिक मतलब सर्टेन स्पेसिफिक एक टाइप के जीन्स के अगर डिसऑर्डर होते हैं तो वो उसमें जो उसका फंक्शन जो है प्रोटीन चेंज होगा, तो जो फंक्शनल चेंज है वही चेंज हो जाएगी। लेकिन इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो डिसऑर्डर होंगे वो मल्टीपल एक्शन में हो जाएंगे, ठीक है, दो जीन्स को लेके, या फिर पॉलीजेनिक हो जाएगी, तो उस एनिमल को फिर समझ पाना, उनकी सारी मटेरियल को कलेक्ट कर पाना वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कैरियोटाइपिंग टेक्निक यूज करते हैं, मतलब हर एक डीएनए के जो जेनेटिक मटेरियल हैं, कोड हैं, जैसे कैरियोटाइपिंग में इसमें एलील्स हैं, उनको समझना पड़ता है फिर, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को हर एक सीक्वेंस को समझ के फिर उसको पॉलीमॉर्फिज्म में, मतलब वो एसएनपीज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये काम है बड़े आसान से होती है, लेकिन इसमें काफी डाटा जनरेट होता है और काफी एनर्जी लगती है। So these molecular methods, they usually result in the identification of gross abnormalities as well as submicroscopic deletions and duplications, ठीक है। तो इन मतलब टेक्निक्स के थ्रू हम बहुत छोटा सा भी अगर कुछ चेंज हुआ जिससे कारण की फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाती है या फंक्शनल चेंज हो जाती है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उस एबनॉर्मलिटीज को, और उसको किसी एक सिंगल जीन के थ्रू, मतलब उसको अडल्ट्रेशन करके मैनिपुलेट करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन दे रहा है कि however the major advances in novel gene identification will made as a result of the sequencing of the genome of affected individuals and comparison with control data that are already available। क्योंकि अब चेंज मैनिपुलेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके ओरिजिनल काम के बारे में पता हो कि कैसे कोई एलील किसी प्रोटीन के साथ मिलकर कैसे आरएनए में चेंज लाती है या डीएनए में चेंज लाती है, और ऑब्वियसली कैसे फंक्शन करती है। तो इसको समझने के लिए फिर चिप टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, दैट अलाउज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए और आरएनए टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोब्स साइमल्टेनियसली, माने एक बार में एक साथ में काफी सारे डीएनए और आरएनए को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है माइक्रोएरेज, इसके थ्रू भी मतलब जो काफी म्यूटेशन होती है स्पेसिफिकली ह्यूमन के डिजीज, तो उसमें जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको भी हम माइक्रोएरेज के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंप्लीट सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स और सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सॉन्स दैट एनकोड प्रोटीन्स इज नाउ पॉसिबल एंड will lead to the elucidation of the etiology of a number of diseases in the next few years। मतलब अब हम माइक्रो एरे के थ्रू इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में थोड़ा और अगर सॉफ्टवेयर आ जाता है, कुछ अपग्रेड होता है, तो एक साथ काफी सारे डिजीज को किसी एक डीएनए और या आरएनए को मैनिपुलेट करके हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी सीक्वेंसिंग यूजिंग माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी that is potentially offers the option of obtaining rapid, accurate and relative inexpensive sequence of large portions of the genome। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है, चूंकि ये कंप्लीट लैब वर्क होती है, काफी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो वो काफी कॉस्टली होते हैं, तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है वो। तो उसको ठीक करने के लिए हमें थोड़ा और अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है।
तो मतलब उसको कोशिश करनी होगी कि सस्ते से सस्ते चीजों को लाके और काफी कुछ आइडेंटिफाई कर सके। तो जब इस पे काम शुरू हुआ तो एक टेक्नोलॉजी आई, दैट इज ओलिगो हाइब्रिडाइजेशन सीक्वेंसिंग। तो ये क्या है, ये टारगेट डीएनए पे डायरेक्ट एक्ट करता है और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है दैट इज थ्रू द ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स। ठीक है, तो अब उस पर भी काम चल रही है, जिसको कहते हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। अब ये क्या है, ये जैसे टेम्पलेट प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सीक्वेंसिंग रिएक्शन होती है, और द सीक्वेंसिंग इटसेल्फ एंड द डाटा हैंडलिंग। तो ये क्या है, ये मतलब एक काफी क्रिटिकल स्टेप है। हर एक डीएनए को या फिर टेम्पलेट्स को, आप समझ सकते हो कि डीएनए के बिल्कुल जो यूनिट पार्ट हो गए टेम्पलेट, उनके प्रिपरेशन को समझना, बनाना, करना। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ये क्रिटिकल स्टेप है, लेकिन अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के थ्रू हम इनको भी कर सकते हैं। बस वही है, फिर द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड द डाटा हैंडलिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है करेंटली रिस्ट्रिक्टेड टू रिसर्च लैबोरेटरीज। मतलब अभी भी इसके लिए बहुत सारे मतलब जो वर्कर्स हैं उनको काफी स्किल की जरूरत है, और थोड़ा सा कॉस्ट को कटिंग करने की जरूरत है। तो जो अपनी मेजर चैलेंजेस है वो है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा। जो जनरेट होती है ढेर सारी डाटा ना, उसको इंटरप्रिटेट करना, ये नहीं कि सिर्फ लेके रख दिया, उसको सारी को सीक्वेंसिंग को समझनी होती है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल तब हो जाएगी जब दो तरह के या फिर बहुत सारे जीन्स उसमें एक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो मेनी डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड इन अ डोमिनेंट फैशन विथ वेरिएबिलिटी इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब बहुत तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक सिंगल फैशन में चलती है। मतलब अगर कोई भी चीज अगर उसमें गड़बड़ी है तो वो कंप्लीट वैसे ही चलती रहती है। तो एक बार उसको समझ लेने के बाद, मतलब उस मैकेनिज्म को अगर हम समझ लें और उसके अंदर चले जाएं, उसको जो जो भी एक्सप्रेस कर रही है उस चीज को अगर हम समझ लेते हैं तो ये काफी इफेक्टिव हो जाएगा। So these phenomena may also reflect the effects of multiple genetic variations modifying disease expression and interactions with environmental factors. तो इस फेनोमेनन को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये अगर एक बार समझ लेते हैं तो जो मल्टीपल जेनेटिक वेरिएशन के कारण डिजीज हो रही है, या फिर जो एक्सप्रेशन है उसके या उनके इंटरेक्शंस हैं दूसरे जीन से मिलकर कुछ और तीसरा बना दे रहा है ना, अगर उसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है तो इसको भी हम समझ के थोड़ा कंक्लूड कर सकते हैं। So furthermore, the phenomenon of epigenetics may be implicated in the variability in penetrance, and the gene expression can be influenced by epigenetic events such as X inactivation and imprinting. These are some more sophisticated software by which we can alter the matter of this for identification of polygenic or digenic genes. तो अब इस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है एपिजेनेटिक अल्टरेशन, ये और जो केमिकल मॉडिफिकेशंस होती है डीएनए या क्रोमोसोम के प्रोटीन्स में, ये इन्फ्लुएंस करती है पूरे के पूरे जीन के ट्रांसक्रिप्शन को, जो चेंज होती है इनको करती है। तो अब इन सारों को समझना, ठीक है, पूरा एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उनका एक डाटा सेंटर बनाना ये जरूरी है, ताकि आगे भी अगर किसी टाइप की चीज हो तो उसको हम समझ सके, किसी एक सेल्स में या बहुत सारे सेल्स में हो रहा है। तो अब ये क्या है, ये चूंकि हेरिटेबल होती है, ठीक है, तो बिना डीएनए के सीक्वेंस को चेंज किए समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब इसी में एक नया और भी है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये क्या है, दिस लीड्स टू प्रीफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ एन अलील डिपेंडिंग ऑन इट्स पेरेंटल ओरिजिन। ठीक है, कोई भी अलील जो ऊपर से आ रहा है, चला आ रहा है पेडिग्री वाइज, ठीक है, उसको अगर हम समझ जाएंगे तो आगे समझनी थोड़ी सी आसान होगी। ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स जो है जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बिकॉज वो अकेले काम नहीं करते हैं, वो कॉम्बिनेशन में होते हैं इन्वायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, काम करने के तरीके से, या फिर एनवायरमेंट, मान लो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है या बहुत सारी चीजें हैं तो उससे चेंज आती है। सो द मेजर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स
लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गई, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, अस्थमा है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, ये सारे के सारे इनके अंदर में आते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए एक एंटीबायोटिक खाओ तभी ठीक होगी, नहीं। वो हमें रादर ये स्टडी जरूरी है करने की, कहीं कोई ना कोई जीन्स या एलिल्स या क्रोमोसोम्स जो है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, तो क्यों ना बढ़िया है उस पर ही हम क्लिक करें, उसको ठीक करें, सारी सिस्टम ठीक हो जाएगी, उससे तो प्रोटीन बनेगी ना न्यूक्लियोटाइड का हैम्पर होगा। So compared with single gene defects, complex disorders have a low heritability and do not feed a Mendelian pattern of inheritance. So current effort जो है हमें aim करनी है to identify these genes by establishing correlations between SNPs, ठीक है, single nucleotide proteins and complex disorders in large populations through genome-wide association studies. तो अब ये नई स्टडी आ रही है GWAS, ठीक है, जीनोमिक वाइड जीनोम वाइड एसोसिएशन। तो इसके थ्रू फिर हम फर्दर आगे चल सकते हैं। तो एडवांसेस इन जीनोमिक्स विल आल्सो हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन थेराप्यूटिक। दवाई फिर उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी, सारी डायग्नोसिस चेंज करनी पड़ेगी। अब हम लोग क्या माइक्रो आरएनए पे भी काम कर रहे हैं, उसकी कोडिंग करते हैं जो जीन एक्सप्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जो भी प्रोटीन यूज होती है या ट्रांसक्रिप्ट यूज होती है, कोडेड या नॉन कोडेड, इसको नहीं पता है, नहीं पता है उसके बारे में, उसका रिकॉर्ड रखनी होगी। और इन माइक्रो आरएनएस जो है, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, इनकी कैसे डेवलपमेंट होते हैं, कैसे फिजियोलॉजिकली ये एक्ट करते हैं, ठीक है, इन चीजों को समझनी होगी। जैसे स्पेसिफिक एक एग्जांपल दिया गया, अगर ट्यूमर को सप्रेस करना है, तो अगर हम स्पेसिफिक उसके सीक्वेंस को समझ लें तो वो ऑन्कोजेनेसिस में काफी हेल्प होगी कैंसर में। तो इसी टाइप से ये है, ठीक है। ये फिर वैसे एग्जांपल दिया है इलुसिडेशन के लिए मैंने कि क्या क्या चीजें हम ठीक कर सकते हैं इससे। जैसे पहले बच्चों में कहा जाता था कि डायबिटीज मेलिटस के कारण मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जैसे एक म्यूटेशन के थ्रू दिखाया SUR1 और KIR6.2, ये दो तरह के जीन्स थे जिनके बारे में बताया जाता था कि इनके म्यूटेशन होने से बच्चों में भी डायबिटीज हो रही है। लेकिन बाद में जब क्लियरली जब इनकी स्टडी की गई इन जीन्स की, तो मालूम चला कि नहीं, ये डायबिटीज मेलिटस को क्रिएट करा रहा है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है कि अगर हम सल्फोनोलूरियास पे अगर हम एक्ट करें और इसको अगर हम करेक्ट कर सकें, तो सिसेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी विल अकर। तो फाइनली जो हम लोगों ने पाया कि भाई अब जो जमाना है ये फार्माकोजेनेटिक्स का है। तो मतलब इसमें जीन के साथ साथ व्हाट आर द थिंग्स विच इज रिलेवेंट फॉर द study, so that we can identify the things which are getting or creating the problem in the sequence, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करके हम ठीक कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में जानी होगी, ठीक है, और उसके हिसाब से अलग अलग एंडोक्राइन के जो भी ग्लैंड्स हैं या हॉर्मोन्स हैं उन पे एक्ट करके हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट